नमस्कार दोस्तों स्टडी ऑनलाइन 24 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे बिहार का मध्यकालीन इतिहास, यानी बिहार का मध्यकालीन इतिहास। तो ये इसलिए हमने चुना है कि बहुत सारे दोस्त जो हैं एंशियंट ऑलरेडी पहले से बहुत बार पढ़ चुके हैं, और उसमें जो एंशियंट पढ़ना है वो आपको इंडिया के लिए भी पढ़ना है और आपका बिहार के लिए भी। जैसे आप मौर्य, गुप्त, ये सारा चीज़ जानते हैं, तो उस पर केवल एक बार क्वेश्चन करा दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का जो आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों बिहार जो मध्यकालीन इतिहास है, इसमें हम पढ़ेंगे मेनली बीपीएससी, सीडीपीओ या बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बिहार का मध्यकालीन इतिहास। तो बिहार का मध्यकालीन इतिहास जो है, इसमें हम लोग देखेंगे सल्तनत का, और फिर हम लोग देखेंगे मुगल का। तो पहले हम लोग सल्तनत काल के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग मुगल काल में आएंगे। ये वीडियो हो सकता है आपके 2 पार्ट में हो या 3 पार्ट में हो, तो हम लोग पूरा इसको अच्छे से देखेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग सल्तनत काल में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सल्तनत काल कब से शुरू होता है। तो दोस्तों ये क्या होता है कि यहाँ पे आपका 1206 में शुरू होता है, जो 1526 तक चलता है। और 1206 में ये जो शुरू होता है सल्तनत काल दिल्ली में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक बनता है। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक बनता है 1206 से 1210 के बीच में। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो शासक बनता है, यहाँ मैं लिखता हूँ फिर मिटा दूंगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो शासक बनता है, सल्तनत काल का पहला शासक होता है ऐबक। इसका कार्यकाल जो होता है 1206 से 1210 होता है। हम लोग ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, उसमें भी कर लेंगे, ऐसे भी वीडियो डाला हुआ है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कार्यकाल होता है 1206 से 1210 तक होता है। फिर देन इल्तुतमिश आता है, उसके बाद रजिया सुल्तान आती है। बीच में छोटे छोटे जैसे आते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक बेटा आता है जो 8 महीने के लिए शासक बनता है। तो ये सारा चीज़ होता है। तो हम बिहार मध्यकालीन इतिहास देख रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। हमको यहाँ उस तरीके से पढ़ना है कि मेरा क्वेश्चन छूटे नहीं, हमको यहाँ पढ़ के विद्वान नहीं बनना है। तो उसी हिसाब से मैंने मेन क्वेश्चन जो है, जो आपके एग्जाम में देखेंगे, उसको लिया है। तो दोस्तों सल्तनत काल का जो यहाँ शुरुआत होता है 1206 से 1526 तक होता है, जिसमें पहला जो बनता है 1206 में 1210 तक कौन बनता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे, तुर्क शासन की स्थापना बिहार में। यानी बिहार में तुर्क शासन की जो स्थापना होती है बिहार में, किसके द्वारा होती है, काफी अच्छा सवाल है। तो दोस्तों बिहार में तुर्क शासन की जो स्थापना होती है इब्ने बख्तियार खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? इब्ने बख्तियार खिलजी के द्वारा 1198 में होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना किसके द्वारा होती है, तो इब्ने बख्तियार खिलजी के द्वारा। अब यहाँ एक और सवाल उठता है कि 1198 में जब ये होती है, तो ये जो था इब्ने बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का मतलब आदमी कह सकते हैं, या उसका गुलाम था। अब ये एक और चीज आपको जानना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये कैसे आता है। तो दोस्तों जो मोहम्मद गौरी था उसका ये गुलाम था, यानी मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये गौरी जो था, मोहम्मद गौरी, यही दोस्तों 1194 में क्या किया था कि जयचंद को हराया था। तो ये चीज आपको पता होगा कि जयचंद को किसने हराया था 1194 में, तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ही हराया था। सॉरी, मोहम्मद गौरी हराया था जयचंद को। और 1192 का जो पानीपत का हम लोग द्वितीय युद्ध पढ़ते हैं, उसमें दोस्तों आपको पता होगा कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी हराया था। तो इस प्रकार आप वहां पीछे में थोड़ा सा समझ गए होंगे। आप पेन और कॉपी लेके बैठिए, इसको लिखते जाइए ताकि आपको ध्यान रहे। तो ये जो था दोस्तों, बिहार में तुर्क शासन की जो स्थापना होती है किसके द्वारा होती है, तो इब्ने बख्तियार खिलजी के द्वारा 1198 में। अब इब्ने बख्तियार खिलजी जो है दोस्तों, इसके द्वारा होती है। और ऐसा माना जाता है कि नालंदा महाविहार को ध्वस्त करने वाला कौन था। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि नालंदा महाविहार को किसने ध्वस्त किया था, महाविहार को। तो दोस्तों इब्ने बख्तियार खिलजी का नाम लिया जाता है कि इब्ने बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा महाविहार को ध्वस्त किया गया था, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। फिर हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर, बिहार आने वाला पहला सूफी संत। तो दोस्तों बिहार आने वाला पहला सूफी संत कौन था,
ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके बीपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन कि बिहार आने वाला पहला सूफी संत कौन था। तो दोस्तों मोमिन आरिफ था। कौन था? मोमिन आरिफ। ये पार्ट 1 आप लोग करके नोट्स बनाइएगा, ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे आएगा और मध्यकालीन इतिहास आपका खत्म हो जाएगा। तो बिहार आने वाला पहला सूफी संत जो था मोमिन आरिफ था। ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछा गया है। अब दोस्तों मोमिन आरिफ का जो था कार्यक्षेत्र कहाँ था? तो नालंदा था और इनका कब्र भी दोस्तों नालंदा में था। तो दो चीज आपको ध्यान रखना है कि मोमिन आरिफ जो थे बिहार आने वाले पहले सूफी संत थे और इनका कार्यकाल दोस्तों कहाँ था? तो कार्यक्षेत्र जो था नालंदा था और इनका कब्र भी दोस्तों नालंदा में है और ये तुर्कों के साथ आए थे, यानी तुर्कों के साथ बिहार आए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना सूबेदार किसको नियुक्त किया? तो दोस्तों इल्तुतमिश जो था बिहार में अपना सूबेदार किसको नियुक्त करता है? तो दोस्तों मलिक जानी को। किसको? मलिक जानी को। इसको पूरा नाम था मलिक अलाउद्दीन जानी। तो आपको केवल ध्यान रखना है कि इल्तुतमिश जो है बिहार में अपना सूबेदार किसको नियुक्त करता है? मलिक जानी को। अब यहाँ आपको समझने वाला बात है कि इल्तुतमिश जो था ये कब से कब तक शासन करता है? तो दोस्तों इल्तुतमिश जो था 1210 से 1236 तक शासन करता है और ये जो था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि ऐबक का दामाद था। जो दोस्त शुरुआत से कर रहे हैं उनको भी काफी फायदा होगा और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्त चैनल, प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि सबको फायदा हो सके और हमें भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। तो दोस्तों यहाँ जो था इल्तुतमिश बिहार में अपना सूबेदार किसको नियुक्त करता है? मलिक जानी को। अब इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब होता है? तो 1210 से 1236 और ये क्या था? तो ऐबक का दामाद था, आपको ध्यान रखना है। और इसी इल्तुतमिश ने दोस्तों क्या किया था कि चहलगामी व्यवस्था की शुरुआत की थी। चहलगामी व्यवस्था। तो चहलगामी व्यवस्था दोस्तों जो शुरुआत किया था इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ये 40 सरदारों का समूह था। चहलगामी व्यवस्था में कितने सरदारों का समूह था? तो दोस्तों 40 सरदारों का समूह था। ये आपको ध्यान रखना है, आप इसको नोट करते जाइए, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप मेडिवल भी पढ़िएगा, इंडियन मेडिवल, तो उसमें भी आपको काम आएगा। यहाँ बिहार वाले में भी मैं बता रहा हूँ। तो चहलगामी व्यवस्था की जो शुरुआत किए थे इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था और 40 सरदारों का समूह था। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। फिर इसमें एक और चीज है काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको हम लोग देख लेते हैं कि चहलगामी व्यवस्था जो था इसका शुरुआत कौन किया था? तो इल्तुतमिश किया था और इल्तुतमिश को ही दोस्तों गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि वास्तविक संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का। गुलाम वंश का तो ये आप लिखिए, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि इल्तुतमिश जो था गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था, ये आपको लिखना है। और वीडियो को आप लोग अच्छे से सुनिए, स्पेस कम है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो वास्तविक संस्थापक था, ये आपका हो गया। और इसने तांबा और जितल के सिक्के चलाए थे। टाका और जीतल होगा, टाका प्लस जीतल। तो ये दो चीज आपको और ध्यान रखना है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था, जिसने टाका और जीतल नाम का सिक्का चलाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। और इसकी बेटी जो थी दोस्तों रजिया सुल्तान थी। कौन थी? तो इल्तुतमिश की जो बेटी थी दोस्तों रजिया सुल्तान। तो आप यहाँ लिख लीजिए कि रजिया सुल्तान जो थी दोस्तों इल्तुतमिश की बेटी थी। कौन थी? इल्तुतमिश की बेटी, जो 1236 से 1240 तक शासन करती है और भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका बनती है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी, जो इल्तुतमिश की बेटी थी। तो इतना आप लोग अच्छे से समझ गए। फिर नेक्स्ट आते हैं, सबसे पहले बिहार शब्द, बिहार, ये ब वाला बिहार है, वो वाला नहीं है। तो सबसे पहले बिहार शब्द की चर्चा किसमें मिलती है? तो दोस्तों तुजुक के बाबरी में मिलती है, जो तुर्कों के समय में लिखी गई थी। तो सबसे पहले बिहार शब्द की चर्चा किसमें मिलती है? तो तुजुक ए बाबरी में। काफी अच्छा है कि बिहार शब्द की चर्चा कहाँ मिलती है? तो तुजुक ए बाबरी में बिहार शब्द की चर्चा मिलती है। नेक्स्ट हमारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, मखदूम एहिया की मनार मनेर में है। कहाँ है? मखदूम एहिया की मजार जो है मनेर में है और ये प्रसिद्ध सूफी संत थे
मखदूम यहिया काफी प्रसिद्ध सूफी संत थे। तो आपको ध्यान रखना है कि काफी प्रसिद्ध सूफी संत थे मखदूम यहिया, मखदूम यहिया। और इनकी मजार कहाँ है दोस्तों? तो मनेर में है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमारा नेक्स्ट जो है भोजपुर। भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था? सतन सिंह था। काफी अच्छा सवाल है कि भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था? सतन सिंह था। आप लोग दोस्तों बीपीएससी का जो प्रीवियस क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, वहां उठा के देख सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिनको भी डाउट है आप लोग पीछे का क्वेश्चन उठाइए, देखिए, तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर फेथ हो तो, ठीक है। तो भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था? सतन सिंह था। फिर हम लोग देखते हैं बिहार में कर्नाट वंश। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था, जिसको गयासुद्दीन तुगलक ने हराया था। काफी अच्छा है कि बिहार में कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह, जिसको गयासुद्दीन तुगलक ने हराया था। तो अब सवाल उठता है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था, तो प्रथम शासक कौन था? तो दोस्तों प्रथम शासक कौन था? तो प्रथम शासक आप लोग नोट डाउन कीजिए, नान्यदेव था। कौन था? नान्यदेव। तो प्रथम शासक नान्यदेव था। और एक वंश जो था दोस्तों कश्मीर में था, कारकोट वंश। तो कारकोट वंश और कर्नाट वंश ये दो अलग अलग वंश हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि बिहार में कर्नाट वंश जो था मिथिला के क्षेत्र में था। इसका अंतिम शासक हरि सिंह को गयासुद्दीन तुगलक ने हराया था। और इसका प्रथम शासक यानी जो संस्थापक था दोस्तों कौन था? नान्यदेव था। तो कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव था। और एक कारकोट वंश था जो कश्मीर में था, तो उसका जो संस्थापक था दोस्तों दुर्लभ वर्धन था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कर्नाट और आपको कारकोट वंश में। फिर हम देखते हैं तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। काफी इंपॉर्टेंट है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ थी। फिर चांद और मुंड, ये मंदिर थे दोस्तों। चांद और मुंड नामक दो मंदिर थे, चंद्रेश्वरी मंदिर का संबंध शाहपुर के चेर वंश से है। यानी ये चांद मुंड नाम के जो मंदिर थे इसका संबंध शाहपुर, काफी इंपॉर्टेंट जगह है, भोजपुर का क्षेत्र है, भोजपुर वाला एरिया, यहाँ का जो था चेर वंश से संबंधित है। अब दोस्तों चेर वंश का शासन कहाँ कहाँ था ये आपको जानना है, काफी इंपॉर्टेंट है। आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि चेर वंश का जो था शासन कहाँ कहाँ था, तो इसको आप लोग लिखिए कि चेर वंश का शासन दोस्तों मुजफ्फरपुर में था। कहाँ था? सारण था, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर। आप लोग थोड़ा हिंदी पे ध्यान दीजिएगा, मेरा हिंदी उतना सही नहीं है। मुजफ्फरपुर और फिर आपका शाहाबाद। शाहाबाद जो है ये दोस्तों भोजपुर में पड़ता है, भोजपुर। तो ये आपका हो गया चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद, भोजपुर। यानी चेर वंश का जो शासनकाल था 4 जिलों में था। कितने जिलों में था? 4 जिलों में, सारण, चंपारण। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा कि इसमें से 3 ऑप्शन आपको दे देगा बीपीएससी में और पूछ देगा कि चेर वंश का शासनकाल कहाँ कहाँ था। तो अगर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप लोग इनमें से सभी कर देंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे और वहाँ आपका क्वेश्चन गलती हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ हम लोग दोस्तों वीडियो का पार्ट 1 समाप्त करते हैं। फिर पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। और इसमें दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो बाकी है मेडिवल का, इसको हम लोग करेंगे। सूर्यवंश जो था शेरशाह सूरी का, उसको हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग कर्नाट वंश, चेर वंश, ये जो भी है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग करते चलेंगे। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।